Hello student, this is class 7th, chapter number 4 and topic name is mechanism of breathing. लास्ट वीडियो में हमने ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के बारे में रीड आउट किया था और जो अगला टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज जनरली डिवाइड इनटू टू फेज, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. जो हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसको तो टू फेजेस में डिवाइड कर रखा है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. In inspiration, air move into lungs. In expiration, air is forced out of the lungs. एक बोल रहा है इंस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर हवा जाती है, और एक्सपिरेशन में होता है फेफड़ों से हवा बाहर आती है. द लंग्स themselves have no muscles tissue. कह रहा है कि जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनमें कोई मसल्स टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है. Their movement is controlled by the rib cage and the diaphragm. आपसे कह रहा है कि जो लंग्स हैं उनमें मसल्स टिश्यू तो नहीं होता है, लेकिन उसकी मूवमेंट कैसे होती है? उसकी मूवमेंट होती है रिब केज की हेल्प से और डायफ्राम की हेल्प से. During inspiration, the muscles around the rib cage contract, lifting the ribs upward and outward and lowering the dome of diaphragm until it form a nearly flat sheet. कह रहा है कि जब इंस्पायरेशन होता है, जब हवा अंदर जाती है, जब एयर फेफड़ों के अंदर जाती है, तो कह रहा है कि जो रिब केज है उसके आसपास की जो मांसपेशियां है वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि जो रिब्स होता है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है और बाहर की तरफ आ जाता है. नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं, जब हमारा सांस अंदर जाएगा तो हम फील भी कर सकते हैं कि हमारे लंग्स है वे ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल जाते हैं. एंड लोअरिंग द डोम ऑफ डायग्राम, और जो हमारा डायफ्राम है, जो ऊपर डायग्राम है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है जिसमें ब्लड मूव करता है. जो डायफ्राम है वो फ्लैट शीट बन जाएगा. As a result of these change, the chest cavity expand because the lungs are attached to the chest cavity. तो जब इंस्पिरेशन होता है, एयर फेफड़ों के अंदर जाती है, तो जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी तो जो लंग्स है वे भी एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि लंग्स चेस्ट कैविटी से जुड़े हुए हैं. With the enlargement of lungs, air pressure inside the lungs fall below the pressure or the air outside the body. कह रहा है कि जब लंग्स का enlargement हो जाएगा, जब लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो जो एयर प्रेशर है, जो लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर है, वो फॉल बिलो, वो कम हो जाएगा. किससे कम हो जाएगा? जो एयर प्रेशर हमारी बॉडी से बाहर है. दिस क्रिएट ए partial vacuum and so air from outside the body rush into the lungs. और इससे क्या होगा कि जब हमारे फेफड़े, ऊपर वाली लाइन में ये बताया कि जब हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे तो लंग्स का जो एयर प्रेशर वो कम हो जाएगा और वो वैक्यूम की तरह वर्क करेगा. वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे एयर नहीं होती है. तो इसलिए जो बाहर हमारी बॉडी से आउटसाइड का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में एयर का मूव हो जाएगा. As a result, the rib cage and the diaphragm return to their original position. अब ये सेकंड लाइन है, ये एक्सपिरेशन की है. इसमें अब इंस्पिरेशन का तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. एक्सपायरेशन में क्या होता है? मसल्स दैट लिफ्ट द रिब केज एंड लोअर द डायफ्राम रिलैक्स. एक्सपिरेशन में क्या होता है कि जो मसल्स होती है, जो रिब केज से जुड़ी होती है, वे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, और लंग्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. With which contraction of the lungs the air inside them is forced out, और जो एयर है वो बाहर आ जाती है, बाहर की तरफ फोर्स आ जाती है. ये इनहेलेशन का है और ये एक्सहेलेशन का है. इनहेलेशन जब हवा एयर अंदर जाती है तो जो ये लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाते हैं बाहर की तरफ.
और जो ये डायफ्राम है नीचे, ये फ्लैट हो जाएगा, नीचे सीधा हो जाएगा। ये एक्सलेशन का जब हवा बाहर जाती है तब तब ये जाएगा, तब जो लंग्स है वे सिकुड़ जाएंगे, और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ होगा। ये एरो दिखा रहा है ऊपर की तरफ। स्मोकिंग अफेक्ट लंग्स। When one smokes cigarette, many chemicals enter one's body through the lungs। कह रहा है कि जब स्मोक करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और लंग्स में एंटर कर जाते हैं। बर्निंग ऑफ टबैको प्रोड्यूस मोर देन 4000 केमिकल्स। कि जब टबैको को बर्न किया, तंबाकू को जलाते हैं तो उसमें लगभग 4000 केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार आर सम ऑफ दिस सब्सटेंस। कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे कि टार है, निकोटिन है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्मोकिंग ग्रेटली डैमेज वंस लंग्स एंड एयरवे। कह रहा है कि स्मोकिंग से किसी एक के लंग्स तो खराब होते ही साथ साथ हमारी जो एयर है उससे वो दूसरे पर्सन में एंटर करेगी स्मोकिंग, तो उससे किसी दूसरे पर्सन के भी लंग्स डैमेज हो सकते हैं। स्मोक गेट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रीथिंग। कह रहा है कि जो स्मोकर होते हैं उनमें काफी सारी प्रॉब्लम, काफी सारी डिजीज होती है, ब्रीथिंग से रिलेटेड होती है वो डिजीज, सांस लेने से, फेफड़ों से रिलेटेड होती है। प्रॉब्लम रेंज फ्रॉम एन अनोइंग कफ टू ग्रेव इलनेस लाइक एम्फिस्मा एंड कैंसर। कह रहा है कि जो डिजीज है स्मोकर की, वो कफ से लेकर, कफ जो होता है वहां से लेकर, और कोई बड़ी डिजीज है जैसे कैंसर है, एम्फिस्मा है, इस तरह की डिजीज भी हो सकती है स्मोकर्स को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। देखो जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो एयर हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। कैसे होती है वो? द ब्लड while passing through the lungs pick up oxygen with the help of a pigment। कह रहा है कि जो ब्लड है, हमारी बॉडी का खून है, जब वो लंग्स के पास से गुजरता है तो क्या होगा कि लंग्स के पास से गुजरेगा तो वो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको पिक कर लेता है, और ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को पिक कर लेता है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो रेड होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो हेमोग्लोबिन है वही ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को लंग से उठाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। इट आल्सो पिक अप सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ड्यूरिंग। अब कह रहा है कि जो ये हेमोग्लोबिन है ये काम और भी करता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल और सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है, तो एक्टिविटी करने के बाद सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पिक करता है और उसको लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैरियर इन द, इसलिए जो हेमोग्लोबिन है वो रेस्पिरेटरी कैरियर होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि ये ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। क्यों? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक। अगर हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे लिए वो टॉक्सिक है। एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। इट इज बाउट टू द लंग्स बाय ब्लड एंड दैट रिमूव्ड व्हेन वी एक्सेल। कह रहा है कि जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के द्वारा पिक कर ली जाती है, उठा ली जाती है और उसको लंग्स में ट्रांसफर कर देता है। अब लंग्स क्या करेगा, जब हम एक्सेल करेंगे, अपने लंग्स से एयर को बाहर निकालेंगे, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है एयर में।
तो ये फोर्थ चैप्टर की रीडिंग खत्म होगी, उसके बाद हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।